विशेष क्यों हैं, ये अलग क्यों हैं, और जो ब्लड मून कहा जा रहा है उसकी क्या महत्ता है? देखिए, सबसे पहले इसलिए मैं इसको अलग कहूंगा क्योंकि ये ऐसी पहली परिस्थिति होने जा रही है जब राहु एक्चुअल में कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष की 11th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और वहां पर चंद्रमा पहुंच रहे हैं। और एक्चुअल में ये पहली बार होने जा रहा है कि जहां पर बुध की और सूर्य की, सूर्य स्वग्रही हैं, बुध उनके साथ हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है बाकायदा। जहां ग्रहण घटित होने जा रहा है जिस राशि पर, उस राशि पर बाकायदा उनकी दृष्टि पड़ रही है। ये इसलिए खास है क्योंकि बृहस्पति भी बाकायदा उसको दृष्टि दे रहे हैं। ये ग्रहण घटित हो रहा है कुंभ राशि के अंतर्गत, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत। शनि जबकि वक्री हैं, 30 वर्ष बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, इस टाइम वक्री होकर के कुंभ राशि से प्रभावित कर रहे हैं। तो एक साथ अगर देखा जाए तो शनि का भी वहां कॉम्बिनेशन है, ग्रहण के साथ साथ विष दोष का भी निर्माण इस ग्रहण के अंतर्गत हो रहा है। साथ में अगर देखा जाए बुध के केंद्र में होने से गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत कम देखने को प्राप्त होती हैं जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। इसलिए इस ग्रहण को सबसे खास ग्रहण के रूप में कहा जाता है। अब अगर हम इसको ब्लड मून की बात कर लेते हैं कि आखिर भाई ब्लड मून की क्या परिस्थिति है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ग्रहण कब घटित होता है। चंद्र ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है, या सूर्य ग्रहण तब होता है जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, राहु केतु बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन घटित होता है यहां पर। क्योंकि और चंद्र ग्रहण इसलिए क्योंकि चंद्रमा की जो काली परछाई है वो धरती की तरफ दिखती है। यहां पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि ग्रहण के समय बाकायदा जो सूर्य है वो उस राशि को देख रहा है। सूर्य को उस राशि को देखने के कारण इसको ब्लड मून की परिस्थिति कहा जाता है। उसका जो रंग है, जो उसका कलर है, उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, इसलिए उसे ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून भी। ठीक है, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। और जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण जब लग रहा है तब पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ये संयोग, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना इसका महत्व है? और क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा जा रहा है, पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का संयोग क्या है राकेश? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के जो सर्वपितृ अमावस्या है वहां तक पितृपक्ष माना जाता है। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर जिनकी भी मृत्यु या जिनका अंतिम संस्कार दोनों तिथियों से गणना किया जाता है, उनका जो है पूर्णिमा तिथि पे अगर हुआ है तो वहां पर विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि को ही प्रथम श्राद्ध माना जाता है, यानी पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। एक बहुत बड़ा यहां पर भ्रम आएगा, बिल्कुल, बहुत जो है आपने उचित प्रश्न किया और बहुत लोगों के मन में भ्रम होगा कि अब आज क्योंकि 12:58 से ही श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से सूतक लग जाएगा और श्राद्ध जो है दोपहर में ही किया जाता है। कहते हैं कि संध्या बेला के भोजन से पहले ही श्राद्ध का भोजन कराना उचित रहता है। तो अब लोगों के मन में संदेह रहेगा कि अब श्राद्ध आज का करें या ना करें। तो उसका एक सर्वोत्तम तरीका है कि आप जो है विशेष रूप से सूतक से पहले अगर भोजन बन गया है तो ठीक है, नहीं तो आप विशेष रूप से भोजन में या जल में जो भी पदार्थ आपने किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है जो है पितृपक्ष के लिए, उसमें तुलसी दल डाल करके रखें, उसमें कुशा का स्पर्श करा, कुशा का स्पर्श यानी कुछ घास को, कुछ को वहां पर उस भोजन में या उस पेयजल में डाल करके रखें। तो उससे जो है जो अशुद्धि जो है वह स्पर्श नहीं कर पाती है। इसका एक प्रमाण मिलता है शास्त्रों में कि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जब कुशा युक्त जल से किया जाता है तो राहु और केतु अपने आप शांत हो जाते हैं और शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आज जो है पितृपक्ष, जैसा कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि ग्रहीय संयोग तो बन ही रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिन हमारे पितृ जो हैं कि विशेष करके यहां देखा जाएगा कि चंद्रमा और सूर्य आत्मा और मन के कारक हैं, यानी कि पितृ यानी पितामह और मातृत्व भाव के भी कारक हैं। तो ऐसी अवस्था में आज जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो ऐसे में देखा जाएगा कि हमारे जो पितृ हैं वह भी पीड़ित हो रहे हैं, यानी उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा मिल रही है। तो आप जो है ऐसा भ्रम मत पालिएगा कि अब हमें श्राद्ध नहीं करना या हमें कुछ करना नहीं है। आप जो है पहले भोजन बना लें, तैयारी कर लें, उसमें जो है कुशा युक्त घास, कुशा घास और जो है तुलसी दल डाल कर रखें और प्रथम भोग जो है वह अपने पितरों को लगाएं, यह आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने संयोग देखा कि चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। लेकिन राज मिश्रा जी, जब हम ग्रहण का जिक्र करते हैं तो हम बचपन से ये देखते हैं कि सबसे पहले माता पिता जो हैं वो अपने परिवार में बच्चों को, सभी पड़ोसियों से, मेहमानों से, रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि सूतक काल की बड़ी चर्चा होती है कि सूतक काल अब से शुरू हो रहा है, इसमें ये करना है, ये नहीं करना है। वो जरा बताएं कब से इसकी शुरुआत है? जी, दोनों चीजें बहुत
महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो मेरे ऋषि मुनि थे, जो वो साइंटिस्ट थे ना, उनके इतना बेहतरीन समाज का योगदान शायद देखने को नहीं मिलता है। कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीजों किया था। सूतक काल का प्रारंभ होता है हमेशा सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है, और चंद्र ग्रहण के अंतर्गत हमेशा 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है। जैसा कि 9:57 पर या 9:58 पर रात्रि में ग्रहण है, और उसी प्रकार दोपहर को 12:57 या 58, हम दोनों 1 मिनट का डिफरेंस कई पंचांगों के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल का तात्पर्य क्या है? एक चीज हम सबको समझना होगा ग्रहण को लेकर के। हमें सूर्य और चंद्रमा की जो एनर्जी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, स्पेशली अगर देखा जाए, आप देखते हैं समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की कलाओं के दृष्टिकोण से आता है। हमारे शरीर के अंतर्गत 75% जो वाटर है, जो पानी है, 75% पूरी बॉडी में है, लेकिन अगर मस्तिष्क में देखा जाए तो 75 से 80% है। यानी चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है। जब चंद्र पर ग्रहण लगता है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उसकी जो एनर्जी हमको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होती है, और वो जो धरती का चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने का जो डायरेक्टली तो नहीं आ जाती है ना, 5 कोण का जो 5 अंश का है वो डिफरेंस है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के जो चलने का तरीका है। तो वहां पर जब पृथ्वी धीरे धीरे आना प्रारंभ करती है चंद्रमा सूर्य के बीच में, तो जो प्रारंभ का पॉइंट जहां शुरू होता है उसको सूतक काल कहा जाता है। सूतक काल के अंतर्गत, क्योंकि यहीं से वो तैयारी हो जाती, जहां से कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, जहां जो चंद्रमा की प्रॉपर एनर्जी मिलनी है वो आपको नहीं मिल पाती है, जिस कारण से भोजन डाइजेस्ट होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब ग्रहण लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, साइंटिफिक भी और सनातन भी। सनातन पूरी तरह साइंटिफिक दृष्टिकोण है, तो सनातन के दृष्टिकोण से, अगर साइंस के दृष्टिकोण से उठा करके देखा जाए, तो जब अंधेरा होना प्रारंभ होता है, यानी जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो हमारे ब्रेन के अंदर स्लीप हार्मोन्स रिलीज होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे आपको सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, आलस्य आना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस इत्यादि उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो सूतक से पहले हमको भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। ऐसा पॉसिबल जनरली 9 घंटे पहले ग्रहण है, सूतक प्रारंभ होता है, 3.5 घंटे का ऑलरेडी ग्रहण है, तो 9, 3, 12, 12.5 घंटे का समय, इतना समय कोई प्यासा नहीं रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता है। हमें ये कोशिश करना चाहिए सूतक काल के अंतर्गत, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए, आराम से गाड़ी चलाइए, भागिए मत, बिकॉज उस टाइम आपके ब्रेन को जितनी एनर्जी चाहिए चंद्रमा से उतनी नहीं मिल रही है। एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि के चांस सबसे अधिक होंगे। ग्रहण को लेकर के अगर वर्णन किया जाए तो गर्ग संहिता इत्यादि के अंतर्गत या ऋग्वेद में भी ग्रहण का बहुत प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है। अब अगर आप भोजन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रहण काल में बहुत मजबूरी में भोजन करना चाहिए, सूतक काल में भोजन किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए लिक्विड जो चीजें हैं वो ज्यादा लें। ऐसा भोजन ना करें, लाइक बैगन नहीं खाना चाहिए बिकॉज डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करेगा। कटहल आपको नहीं खाना चाहिए, उड़द नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए। जो चीजें डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम कर सकती हैं, क्योंकि इस समय पर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतनी एक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। बैक्टीरिया, वायरस जो है उनका जो उत्पन्न होने का समय है वो सूतक काल से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको तुलसी डालकर पानी पिएं, भोजन में तुलसी इत्यादि यूज करें, बिकॉज वो एंटीबायोटिक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। सूतक काल हमने देखा, अब चंद्र ग्रहण के दौरान बड़ी आसान भाषा में सरल तौर पर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उस दौरान क्या नहीं करना है पहले तो, और क्या उससे पहले कर लेना है और क्या करना है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आदरणीय राज मिश्रा जी ने इसको विज्ञान और अध्यात्म दोनों दृष्टिकोण से बताया। इसको इसी